सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू के बारे में। ये कहानी है एक हैकर और एक जर्नलिस्ट की। ये दोनों मिलकर जासूसों की तरह काम करते हैं और एक असंभव केस की सच्चाई को ले आते हैं दुनिया के सामने। कहानी की शुरुआत होती है और हम मिकाइल नाम के एक आदमी को देखते हैं। मिकाइल एक मैगजीन कंपनी के लिए काम करता है। वहाँ पर वह इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है। हाल ही में अपनी इन्वेस्टिगेशन की मदद से उसने एक कंपनी के सीईओ पे केस किया था जिसका नाम है हैंक। उसका कहना है कि हैंक गैर कानूनी काम करता है। इस बात से हैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने उल्टा केस कर दिया मिकाइल पे। आज इनके केस की सुनवाई हुई है। मिकाइल ने आर्टिकल में जो बातें लिखी थी उसे वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया है, इसीलिए सजा के तौर पर अब उसे $7 लाख देने पड़ेंगे हैंक को। इन बातों को सुनने के बाद मिकाइल बहुत परेशान हो जाता है और वापस चला आता है अपने कंपनी। तब उसकी बॉस उसके पास आती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें सजा मिली है तो उसमें मेरा भी दोष है क्योंकि मैंने ही आर्टिकल को अप्रूव किया था। अब ये दोनों धीरे धीरे करके करीब आने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि इन दोनों के बीच नाजायज संबंध है। इरिका एक शादीशुदा औरत है। दूसरी तरफ हम फ्रोड नाम के एक आदमी को देखते हैं। इन लोगों ने एक हैकर को काम दिया था कि वो लोग पता लगाएं मिकाइल के बारे में कि आखिर वो करता क्या है, और ये काम उन लोगों ने दिया है लिस्बेथ नाम की लड़की को जो हैकर के साथ साथ इन्वेस्टिगेटर भी है। थोड़ी देर के बाद वो चली आती है फ्रोड के सामने। तब फ्रोड पूछता है कि तुम्हें क्या पता लगा है। वो बताती है कि मिकाइल ने जो दावा किया था वो सब कुछ सच है। हैंक वो सारे गलत काम करता है लेकिन बस उसके पास सबूत नहीं थे, इसीलिए वो इन चीजों को प्रूफ नहीं कर पाया। फ्रोड कहता है कि और तुम उसके बारे में क्या जानती हो। लिस्बेथ कहती है कि उसका अफेयर है अपने बॉस के साथ जो पहले से शादीशुदा है। अब पूरी की पूरी फाइल फ्रोड के पास पड़ी हुई है मिकाइल के बारे में। यहाँ से अब लिस्बेथ निकल जाती है लेकिन वो पता लगाने की कोशिश करने लगती है कि फ्रोड आखिर मिकाइल से चाहता क्या है। जब वो फ्रोड की पूरी फाइल निकालती है तब उसे पता लगता है कि फ्रोड कभी हैंक के लिए काम किया करता था जिस पर मिकाइल ने केस किया था। वो चली जाती है हैंक के घर पे और उसके पूरे सर्वर की तस्वीर लेकर के चली आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिकाइल को अब फ्रोड कॉल करता है और कहता है कि मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं जिनका नाम है हेनरी। तब हमें समझ में आता है कि फ्रोड मिकाइल के बारे में क्यों पता करवा रहा था। वो जानना चाहता था कि मिकाइल कितना काबिल है ताकि वो उसके बॉस हेनरिक के लिए काम कर सके। मिकाइल भी मान जाता है। अगले दिन वो निकल पड़ता है अपने शहर से और आता है हेनरिक के शहर में। जैसे ही हेनरिक से मुलाकात होती है मिकाइल को एहसास होता है कि हेनरिक के पास बहुत पैसा है। वो जिस आइलैंड पे रहता है पूरा का पूरा आइलैंड उसका है। उसके साथ साथ यहाँ तक के जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं सब में कहीं ना कहीं हेनरिक का शेयर है। मिकाइल हेनरिक से कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हेनरिक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक इन्वेस्टिगेशन करो मेरे परिवार के बारे में। मेरे परिवार में षड्यंत्र चल रहा है, वो भी पिछले 40 साल से, जिसका आज तक पता नहीं लगा। हेनरिक सबसे पहले अपने 2 भाइयों के बारे में बताता है और कहता है कि उन दोनों ने हिटलर के साथ जंग लड़ा था। दोनों के दोनों नाजी हैं। मैं छोटा था इसलिए मैं घर पे रुक गया और वो दोनों युद्ध करने चले गए। युद्ध के दौरान ही मेरे भाई रिकार्ड की मौत हो गई लेकिन मेरा एक भाई हैराट अभी भी जिंदा है। रिकार्ड का पूरा परिवार पहले से ही परेशान रहा। रिकार्ड का एक बेटा था जिसने कभी किसी को शांत नहीं रहने दिया और अंत में उसकी जान चली गई। लेकिन उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम है मार्टिन और हैरियट। दोनों बहुत ही प्यारे थे, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि उन दोनों को मैं पालूंगा। लेकिन 40 साल पहले किसी ने हैरियट को मार दिया और मैं जानता हूँ कि वो कोई परिवार का ही आदमी है। तुम्हें इसी गुत्थी को सुलझाना है कि आखिर हैरियट को किसने मारा। मिकाइल कहता है कि हैरियट मरी कैसे। हेनरिक बताता है कि वो 16 साल की थी। उसका आखिरी दिन मुझे अभी भी याद है। वो शहर में परेड देखने गई थी। परेड देख करके जब वो वापस आई तो सीधा मेरे पास आकर के कहने लगी कि उसे मुझसे बात करनी है। तभी हमें पता लगा कि पुल पे एक एक्सीडेंट हो गया है। हम सारे लोग वहाँ चले गए। वहाँ से जब मैं रात में वापस आया तब मैंने देखा कि हैरियट गायब है और हैरियट आज तक नहीं मिली। हमने हर जगह उसकी तलाशी ली। पुल पर पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि वहाँ से कोई भी नहीं जा सकता था और यहाँ की नदी बहुत ही बड़ी है। हैरियट उसे तैर भी नहीं सकती थी। उसके साथ साथ जितने भी जहाज थे वो सब एक ही जगह पर थे और इन सब को देख करके यही लगता है कि उसकी मौत हो गई। इन बातों को सुनने के बाद मिकाइल कहता है कि आपको अपने परिवार पर ही क्यों शक है। हेनरी कहता है कि सारे लोग हैरियट से जलते थे। वो बहुत ही ज्यादा होशियार लड़की थी। सबको लगता था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दूंगा और आगे वही सारा बिजनेस संभालेगी, इसीलिए उसे मार दिया गया। इतना कहने के बाद वो तहखाने में लेकर के जाता है मिकाइल को और बहुत सारी पेंटिंग दिखाता है। कहता है कि सिर्फ हैरियट को पता था कि मुझे कैसी पेंटिंग्स पसंद है। वो मेरे हर एक जन्मदिन पर मुझे पेंटिंग देती थी। उसको गायब हुए 40 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी हर एक साल पेंटिंग आते रहता है और ये बात सिर्फ किसी परिवार वाले को पता था जो अभी तक मुझसे खेल रहा है। मैं पिछले 40 साल से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद मिकाइल कहता है कि मैं आपका केस नहीं ले सकता क्योंकि ये केस बहुत पुराना है। आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस गुत्थी को सुलझाने में, मगर आप इसे नहीं सुलझा पाए तो मैं कैसे सुलझा पाऊंगा। हेनरी कहता है कि तुम्हें अभी जितनी तनख्वाह मिलती है मैं उसे डबल तनख्वाह दूंगा। तुम्हें जितना समय लेना है तुम ले सकते हो, बस इस गुत्थी को सुलझा दो। एक बार तुमने गुत्थी को सुलझा दिया तब मैं तुम्हारे तनख्वाह का 4 गुना पैसे तुम्हें दूंगा। मिकाइल फिर भी मना कर देता है। तब हेनरी कहता है कि हैंक पर तुमने जो भी आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे सच हैं और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि हैंक कभी मेरे लिए काम किया करता था। मुझे भी उस पर शक हुआ। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और मेरा शक सही निकला। वो सबूत आज भी मेरे पास है। तो अगर तुमने इस गुत्थी को सुलझा
समझाया तो वो सारे के सारे सबूत मैं तुम्हें दे दूंगा, तब तुम केस जीत सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद मिकाइल मान जाता है। दूसरी तरफ हम लिस्बेथ को देखते हैं जो हैंक के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रही है। वो जैसे ही घर वापस आती है देखती है कि उसका गार्डियन जमीन पर पड़ा हुआ है। वो लेकर के उसे चली जाती है हॉस्पिटल। तब डॉक्टर कहता है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। अब लिस्बेथ बहुत परेशान है। एक समय था जब लिस्बेथ हुआ करती थी एक रिहैब सेंटर में। वो बहुत ही ज्यादा नशा करती थी। तब सरकार ने उसे एक ही शर्त पर छोड़ा कि उसे किसी गार्डियन के साथ रहना पड़ेगा और उसके पास जितने भी पैसे होंगे अपने गार्डियन से ही उसे लेने पड़ेंगे। अगर वो ज्यादा पैसे लेगी मतलब वो नशा करेगी। लिस्बेथ अपने गार्डियन के साथ बहुत खुश थी क्योंकि वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता था। मगर लिस्बेथ को पता है कि अब उसे नया गार्डियन ढूंढना पड़ेगा और वो कैसा होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम मिकाइल को देखते हैं जो निकल रहा है हेनरी के केस पर काम करने के लिए। जब एरिका उससे पूछती है तब उसे सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि मैं हेनरी की बायोग्राफी लिख रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो चला आता है हेनरी के शहर में। जल्दी उसे सारी फाइल्स मिल जाती है हैरियट से रिलेटेड। वो सबसे पहले डिटेक्टिव की फाइल देखता है जिसका नाम था मोराल। मोराल ने अपनी पूरी रिसर्च के बाद लिखा कि उसे हैरियट की लाश नहीं मिली। वो पूरे खानदान से पूछताछ करने लगा लेकिन उसके पास कोई भी क्लू नहीं था कि हैरियट कहाँ पर गई। तब मिकाइल खुद चला आता है मोराल से बात करने के लिए और उससे कहता है कि मुझे हैरियट की डायरी मिली। आपने इस डायरी को तो पढ़ा होगा। मोराल कहता है कि हाँ बहुत बार पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला इस डायरी में। तब वो पीछे का एक पन्ना दिखाता है जिस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। मोराल कहता है कि ये फोन नंबर है लेकिन जितने लोगों का नाम इसके सामने लिखा है उनमें से हम किसी को भी नहीं जानते। मिकाइल मोराल से कहता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। मोराल कहता है कि मैंने हैरियट के सारे दोस्तों से बात की। सबका यही कहना था कि परेड के बाद हैरियट बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी लेकिन वो क्यों घबराई हुई थी ये बात किसी को नहीं पता। इन बातों को सुनने के बाद अब मिकाइल को भी कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हम लिस्बेथ को देखते हैं जो मिलती है अपने नए गार्डियन से। गार्डियन से बात करने के बाद उसे समझ में आता है कि आदमी उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल बनाने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहता जबकि वो सारे पैसे लिस्बेथ के हैं। दूसरी तरफ मिकाइल पहुंचता है मार्टिन के पास यानी हैरियट के भाई के पास। मार्टिन ने आज डिनर बनाया है। उसने हिरन का शिकार किया है। उसकी गर्लफ्रेंड को हिरन का मांस बहुत पसंद है। अब ये तीनों एक साथ डिनर करने लगते हैं। मिकाइल कहता है कि ये गोश्त बहुत अच्छा है। तभी बगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मार्टिन कहता है कि मैं खिड़कियों को बंद करके आता हूँ। जैसे ही वो जाता है मिकाइल बात करने लगता है मार्टिन की गर्लफ्रेंड से कि वो क्या जानती है हैरियट के बारे में। मिकाइल ने सबको बताया है कि वो हेनरी की बायोग्राफी लिख रहा है। तभी मार्टिन वापस आ जाता है। मिकाइल उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन जब गायब हुई उस दिन तुम कहाँ पर थे। मार्टिन कहता है कि मैं शाम को वापस आया था 4 बजे। इतना कहते ही मार्टिन भावुक होने लगता है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन को बहुत मिस करता हूँ। तुम जब बायोग्राफी लिख रहे हो उसमें कुछ पन्ने मेरी बहन के बारे में लिखना। दूसरी तरफ हम लिस्बेथ को देखते हैं। जब वो ट्रैवल कर रही होती है तब एक चोर उसका बैग लेकर के भागता है। तब वो बैग को वापस छीन लेती है लेकिन बैग चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि उसका लैपटॉप टूट चुका है। अब उसे नया लैपटॉप की जरूरत है जिसके लिए उसे पैसे चाहिए और पैसा सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, उसका गार्डियन। तब वो वापस आती है अपने गार्डियन के पास। जैसे ही वो पैसे का जिक्र करती है ये आदमी कहता है कि तुम्हें अपने मुंह से मुझे प्लेजर देना पड़ेगा। लिस्बेथ परेशान होने लगती है लेकिन मजबूरी में उसे ये भी करना पड़ता है। तब ये आदमी उसे पैसे देता है। लिस्बेथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दूसरी तरफ हम मिकाइल को देखते हैं। मिकाइल से मिलने सिसिलिया नाम की औरत आती है जो हैरियट की कजिन है। अंदर आने के बाद वो जैसे ही सारी चीजों को देखती है वो समझ जाती है कि मिकाइल हैरियट के बारे में पता लगाना चाहता है। तभी मिकाइल सिसिलिया से कहता है कि तुम हैरियट के बारे में क्या जानती हो। सिसिलिया कहती है कि मैं उससे ज्यादा करीब नहीं थी इसलिए ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता। उससे मेरी बहन बहुत ही ज्यादा करीब थी जिसका नाम है अनीटा। मिकाइल कहता है कि वो कहाँ मिलेगी। सिसिलिया बताती है कि वो लंदन में रहती है। उसका जरा सा भी मन नहीं होता कि वो हमारे पास है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो हमारे पूरे परिवार से नफरत करती है। मिकाइल समझ जाता है कि अनीटा से उसे बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। वो तुरंत रवाना हो जाता है लंदन के लिए। यहाँ आते ही वो मिलता है अनीटा से लेकिन अनीटा कोई भी रुचि नहीं दिखाती। तब वो कहता है कि मैं हेनरी की बायोग्राफी लिख रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो मान जाती है बात करने के लिए। मिकाइल हैरियट के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि हैरियट बहुत ही परेशान रहा करती थी अपने परिवार के कारण क्योंकि उसके पिता दिन भर शराब के नशे में धुत रहते थे और उसकी माँ पागल थी। वो पूरा परिवार हमेशा ऐसे ही परेशान रहा। तभी दूसरी तरफ हम लिस्बेथ को देखते हैं जिसे फिर से पैसों की जरूरत है। जब वो गार्डियन को कॉल करती है तब वो उसे अपने घर पे बुलाता है। अंदर जाने के बाद लिस्बेथ अपने बैग को रख देती है टेबल पे। वो समझ जाती है कि गार्डियन फिर उसके साथ क्या करना चाहता है। वो गुस्से में कहती है कि पैसों के बदले तुम हमेशा ऐसा करोगे। तभी आदमी उसके हाथ में हथकड़ी लगाने लगता है। लिस्बेथ भागने की कोशिश करती है मगर वो उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसे पता लगता है कि इस आदमी ने उसे बिस्तर से बांध करके रखा है। फिर वो उसके सारे कपड़े फाड़ता है और अगले 6 घंटे तक लगातार उसके साथ संभोग करता है। तभी हम लिस्बेथ के बैग को देखते हैं और हमें पता लगता है कि लिस्बेथ ने इसके अंदर एक कैमरा लगा करके रखा है। 6 घंटे के बाद वो उठती है और अपना बैग लेकर के चली जाती है। दूसरी तरफ वापस आने के बाद मिकाइल जब हैरियट की सारी चीजों को चेक करता है तब उसे अंदर एक पॉकेट बाइबल मिलता है। मिकाइल ऐसे ही चीजों को ढूंढते रहता है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर एरिका आती है। जैसे ही हेनरिक उसे देखता है वो उसे पार्टनर बनने का ऑफर देता है अपनी मैगजीन की कंपनी में। जैसे ही ये खबर
बाहर जाती है, हैंक भड़क जाता है और अपने एक इंटरव्यू में सबको बुरा भला कहता है। तभी हम लिस्बेथ को देखते हैं। लिस्बेथ ने हैंक के कंप्यूटर को हैक करके रखा है। वो सब जान रही है कि हैंक क्या कर रहा है। दूसरी तरफ मिकाइल भी लगा हुआ है। वो हैरियट के आखिरी दिन की तस्वीरें देख रहा है। वो जब हेनरी के घर की तस्वीर देखता है, खिड़की पर उसे कोई लड़की नजर आती है, लेकिन तस्वीर की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो समझ नहीं पाता कि ये कौन है, हैरियट या फिर अनीटा। तब वो परेड के तस्वीरों को देखता है, लेकिन उसके पास 2 ही तस्वीर है। तस्वीर के पीछे उसे स्टूडियो का नाम मिल जाता है। वो स्टूडियो जाता है और 40 साल पुरानी सारे नेगेटिव्स को बाहर निकलवाता है। दूसरी तरफ लिस्बेथ पहुंचती है अपने गार्डियन के पास। अंदर आते ही वो उसे बेहोश कर देती है। जब गार्डियन को होश आता है, वो देखता है कि लिस्बेथ ने उसके कपड़े उतारे हैं और उसे बांध दिया है। वो अपने कंप्यूटर पे उसे एक फुटेज दिखाती है जिसमें वो जबरदस्ती कर रहा है लिस्बेथ के साथ। फिर वो एक रॉड निकालती है और रॉड को घुसा देती है गार्डियन के पिछवाड़े में। फिर उससे कहती है कि अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें करने को बोलूंगी। तुम कोर्ट में जाकर के बोलोगे कि मुझे गार्डियन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर तुमने अब कोई भी चालाकी की तो इस वीडियो को मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। तुम्हें बेल भी नहीं मिलेगी इस वीडियो को अगर लोगों ने देख लिया तो। इतना कहते ही वो उसके छाती पर एक टैटू बनाती है जिसमें उसने लिखा आई एम रेपिस्ट, और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिकाइल परेड के सारे तस्वीरों को देख रहा है। उसे हैरियट नजर आती है। जब वो सारे तस्वीरों को देखता है, उसे एहसास होता है कि हैरियट किसी को परेड में देख करके डर रही थी। वो समझ जाता है कि परेड से ही कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मिकाइल की बेटी आती है उससे मिलने के लिए। ये लोग थोड़ी देर तक एक साथ रहते हैं। तब वो जाने लगती है। वो जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचती है, मिकाइल को कहती है कि बाइबल के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना चाहिए वरना आपको पाप लगेगा। मिकाइल कहता है कि मैं बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा। तब वो कहती है लेकिन बाइबल के वर्सेस के नंबर लिखे हुए आपके कमरे में। इस बात को सुनते ही मिकाइल भागते हुए आता है कमरे में। जैसे ही वो दीवार पे देखता है, वो समझ जाता है कि हैरियट ने अपनी डायरी में जो आखिरी में नंबर्स लिखे हैं वो बाइबल के वर्सेस हैं, कोई फोन नंबर नहीं है। वो बाइबल में उन वर्सेस के बारे में पढ़ने लगता है। उसे एक पाप की सजा का जिक्र मिलता है कि पापी के सर को काटो, फिर पैर को काटो और उसके बाद उसे जला दो। इस चीज को पढ़ने के बाद उसे मोराल की याद आती है कि मोराल ने एक लड़की का जिक्र किया था जिसका नाम था रेबिका जैकब। उसे ऐसे ही मारा गया था। जब वो मोराल से पूछता है, मोराल कहता है कि हाँ, उसके सर और पैर को काट के उसे जला दिया गया था। लेकिन ये किसने किया, आज तक हम इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मिकाइल समझ जाता है कि ये गुत्थी बहुत ही बड़ी है। जब वो घर आता है तब उसकी मुलाकात होती है फ्रॉड से। वो फ्रॉड से कहता है कि हेनरिक के पास आखिर क्या सबूत है हैंक के खिलाफ। हेनरिक बहुत बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फ्रॉड कहता है कि तुम चिंता मत करो, हेनरिक को कुछ नहीं होने वाला। मिकाइल कहता है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। फ्रॉड कहता है कि मेरे पास एक लड़की है, ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी रिसर्च करके हमें दी थी, तब हमने तुम्हें काम दिया था। उसका नाम है लिस्बेथ। मिकाइल बहुत प्रभावित है लिस्बेथ से क्योंकि उसने उसकी अच्छी रिसर्च करी थी। अगले ही दिन वो पहुंच जाता है लिस्बेथ के पास, लेकिन मिकाइल को देख करके वो डर जाती है। उसे लगता है कि मिकाइल गुस्से में है क्योंकि उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। तभी मिकाइल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट रखना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो पूरे केस के बारे में बताता है। लिस्बेथ को ये सारी चीजें अच्छी लगती है। वो मान जाती है साथ काम करने के लिए। तब मिकाइल उसे कहता है कि यहाँ पर बाइबल के वर्सेस के बारे में लिखा है और इसी तरीके से सजा देके एक लड़की को मारा गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो कि जैसे बाइबल में लिखा गया है इस तरीके से कितने लड़कियों को मारा गया है। लिस्बेथ अब काम पे लग जाती है। वो इंटरनेट पर अपनी पूरी रिसर्च करती है। उसे कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन ये मर्डर्स इतने पुराने थे कि उसे ऑनलाइन कोई भी डेटा नहीं मिलता। तब वो खुद ही निकल जाती है। हर जगह जाकर के वो अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है ताकि उसे जानकारी मिल जाए। सारी जानकारियों को वो लेकर के आती है मिकाइल के पास। उसे कहती है कि हैरियट ने अपनी डायरी में सिर्फ 5 लड़कियों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे 10 लड़कियों के बारे में पता लगा। हैरियट ने इन वर्सेस के सामने जो भी लिखा है वो सब उन लड़कियों का नाम है। इन 10 लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। पहले उनका बलात्कार हुआ, फिर उन्हें मार दिया गया। इन सब लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, ये सारी की सारी यहूदी थी और यहूदियों से सबसे ज्यादा नफरत नाजी करते हैं। यानी कि कोई नाजी सीरियल किलर था जो लड़कियों को मार रहा था। इस बात को सुनने के बाद मिकाइल को याद आता है कि हेनरिक के दोनों बड़े भाई नाजी थे, यानी रिकार्ड और हेराड। हेराड का घर सामने ही है, वो अभी भी जिंदा है। अगली सुबह मिकाइल जैसे ही उठता है, लिस्बेथ उसे एक तस्वीर दिखाती है। ये परेड की तस्वीर है। हैरियट के पीछे एक लड़की है जो फोटो खींच रही है। लिस्बेथ कहती है कि अगर ये फोटोज हमें मिल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हैरियट किससे डर रही थी। हमें इस लड़की के बारे में पता लगाना है। अब सारे तस्वीरों में ये लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये लड़की किसी लड़के के साथ चली गई थी। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए मिकाइल जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि किसी ने उसकी बिल्ली को मार दिया है। वो गुस्से में चला जाता है अंदर। बाहर आने के बाद लिस्बेथ बिल्ली की तस्वीर लेती है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वो कातिल अभी भी जिंदा है। यहाँ से अब लिस्बेथ शहर की तरफ निकल जाती है और मिकाइल निकल जाता है उस लड़की के घर जाने के लिए। लिस्बेथ आती है अपने गार्डियन के पास और उससे कहती है कि तुमने अभी तक मेरे रिपोर्ट को ठीक नहीं किया है, अभी के अभी उसे ठीक कर दो। और दोबारा अगर तुमने इंटरनेट पर टैटू हटाने के बारे में कुछ भी सर्च किया तब इस बार मैं तुम्हारे सर पे टैटू बनाऊंगी। दूसरी तरफ हम मिकाइल को देखते हैं जो उस लड़की के घर पे आ चुका है। उस लड़की से वो पूछता है उस दिन के फोटोज के बारे में। तब वो उसे फोटो दे देती है। मिकाइल घर आता है और फोटो
फोटो को स्कैन करके देखने लगता है कि आखिर हैरियट किसे देख रही थी, लेकिन उसके सामने बहुत सारे लोग थे जिन्हें देख करके मिकाइल कंफ्यूज हो जाता है। वो निकल पड़ता है बाहर। वो उस जगह पे जाता है जहाँ पर हैरियट के पिता की मौत हुई थी। वो उस नदी को बहुत देर तक देखता है। थोड़ी देर के बाद उस पर गोली चलने लगती है। एक गोली उसके सर को छू करके निकल जाती है। मिकाइल भागना शुरू कर देता है। लिस्बेथ अब जैसे ही घर पे आती है वो चारों तरफ कैमरा लगाती है पहले। तभी मिकाइल घर आ जाता है। जैसे ही लिस्बेथ उसे देखती है उसके जख्मों का उपचार करने लगती है। रात में वो चली जाती है मिकाइल के कमरे में और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह सुबह मिकाइल आता है फ्रोड और मार्टिन के पास। फ्रोड कहता है कि गलती से किसी ने तुम्हारे ऊपर गोली चला दी होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग शिकार के लिए आते हैं। मिकाइल कहता है कि मुझे कंपनी का पूरा डेटा चाहिए। फ्रॉड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। मगर मार्टिन कहता है कि उसे पूरा डेटा दे दो ताकि ये गुत्थी जल्दी सुलझे। ये गुत्थी पिछले 40 साल से ऐसी ही उलझी हुई है। एक्सेस मिलते ही मिकाइल लिस्बेथ को भेजता है कंपनी में कि वो पूरा डाटा खंगाले और वो पुल के एक्सीडेंट की तस्वीरें देखने लगता है। तब उसे वहाँ पर नजर आता है सिसिलिया का पिता जो तस्वीरें खींच रहा है। मिकाइल आता है सिसिलिया के पिता के पास और उनसे कहता है कि वहाँ पुल पर आप कौन सी तस्वीर खींच रहे थे। तब उसे सारी तस्वीर मिल जाती है। एक तस्वीर में वो देखता है कि एक लड़के का चेहरा धुंधला है। वो सिसिलिया के पिता से पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो कहता है कि ये मार्टिन है। दूसरी तरफ हम लिस्बेथ को देखते हैं जो हैरियट के पिता के बारे में पढ़ रही होती है। वो एक मीटिंग के लिए कार्लिन कंपनी में गए थे। ये देख करके उसे कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि हैरियट की डायरी में चौथी लड़की का जो नाम लिखा है वो लड़की भी कार्लिन कंपनी में ही काम करती थी। फिर वो हैरियट के पिता के सारे डिटेल्स निकालती है। तब उसे पता लगता है कि इन सारी लड़कियों के जहाँ जहाँ मर्डर्स हुए हैं वहाँ हैरियट के पिता गए थे, यानी कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं हैरियट का पिता है। एक एक करके वो सारी चीजों की पुष्टि करने लगती है। तभी उसे आखिरी लड़की का नाम मिलता है जिसे 1967 में मारा गया था, लेकिन हैरियट के पिता ने खुदकुशी कर ली थी 1965 में। अब ये बात समझ में नहीं आती लिस्बेथ को। तभी वो 1967 की एक तस्वीर देखती है और तस्वीर में उसे हेनरिक और मार्टिन नजर आते हैं। दूसरी तरफ मिकाइल घर आता है। वो उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि मार्टिन के कोट पर एक बैच लगा हुआ है। तो वो सारी मरी हुई लड़कियों के फाइल्स निकालता है। यहाँ पर जो आखिरी लड़की मरी थी उसका नाम था लाना। उसके भी कोट पर वही बैच था। तब वो परेड की तस्वीर देखता है। हैरियट के सामने जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ही था, क्योंकि यहाँ पर भी उसके कोट पर वही बैच लगा है। फिर वो टाइम देखता है। ऊपर लगी घड़ी में 2:40 हो रहे थे, मगर मार्टिन ने कहा था कि वो 4 बजे वापस आया था। मिकाइल समझ जाता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मार्टिन है। पहले सारे कत्ल उसके पिता किया करते थे। पिता के मौत के बाद वो लोगों को मारने लगा और अंत में उसने अपनी बहन को भी मारा। वो बाहर आकर के कॉल करने लगता है लिस्बेथ, लेकिन लिस्बेथ का कॉल नहीं लगता। तब वो अकेला ही आने लगता है मार्टिन के घर पे। दूसरी तरफ लिस्बेथ भी इस गुत्थी को सुलझा लेती है कि 9 लड़कियों को मार्टिन के बाप ने मारा था और 10वीं लड़की को मार्टिन ने मारा। मिकाइल पहुंच जाता है मार्टिन के घर पे। वो चारों तरफ तलाशी ले रहा होता है। तभी मार्टिन आ जाता है। उसे देख करके मिकाइल भागना शुरू कर देता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसका पैर फिसलता है। तो मार्टिन देख लेता है मिकाइल को। वो कहता है कि अंदर आ जा, एक ड्रिंक लेते हैं। मिकाइल ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे कुछ नहीं पता। वो जैसे ही अंदर आता है मिकाइल उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैंने देख लिया था कि दरवाजा खुला है और एक चाकू भी गायब है। इतना कहने के बाद वो उस पर बंदूक तान के रखता है और लेकर के चला आता है तहखाने में और बेहोश करके बांध देता है उसे। फिर उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। मिकाइल कहता है कि तुमने झूठ बोला था कि तुम 4 बजे आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर 2:45 में ही आ गए थे। दूसरी तरफ हम लिस्बेथ को देखते हैं जो मिकाइल के घर पे आ चुकी है। जब वो मिकाइल का लैपटॉप देखती है और सामने पड़ी तस्वीरें, वो समझ जाती है कि मिकाइल को भी सच्चाई पता लग गई है। दूसरी तरफ मार्टिन मिकाइल से कहता है कि मैं यहीं पर लोगों को काटता हूँ अपने पिता की तरह। मैंने हमेशा अपने पिता के हर एक पाप में उनका साथ दिया, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम जिस दिन मेरे घर पर आए थे तुमने डिनर में मांस खाया था। वो किसी हिरण का मांस नहीं था, वो एक लड़की का मांस था। उस दिन कोई खिड़की भी खुली नहीं रह गई थी, नीचे एक लड़की चिल्ला रही थी, इसीलिए मैं तुम लोगों को छोड़ करके वापस आया था। अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें काटूंगा। इन बातों को सुनने के बाद मिकाइल कहता है लेकिन तुमने अपनी बहन को क्यों मारा। तो मार्टिन भड़क जाता है। यहाँ पर मिकाइल को समझ में आता है कि मार्टिन ने अपनी बहन को नहीं मारा। अब मार्टिन एक चाकू लेता है और चला आता है मिकाइल को काटने के लिए। तभी पीछे से यहाँ पर लिस्बेथ चली आती है और हमला कर देती है मार्टिन पे। मार्टिन यहाँ से भागने लगता है। तब लिस्बेथ एक बंदूक लेकर के जाती है उसके पीछे। वो कार से भागता है और लिस्बेथ अपने बाइक से उसके पीछे जाती है। मार्टिन कोशिश करता है कि वो लिस्बेथ को कुचल दे। तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे गिरने के बाद पूरी की पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है और मार्टिन भी मर जाता है। सुबह सुबह पुलिस वाले आकर के रिपोर्ट बनाने लगते हैं। तब लिस्बेथ आती है मिकाइल के पास और हैरियट की एक तस्वीर देती है जिसमें वो नंगी है। ये तस्वीर लिस्बेथ को मिली थी मिकाइल के बेसमेंट। मिकाइल कहता है कि मार्टिन ने अपनी बहन को नहीं मारा और उसके पिता पहले ही मर चुके थे, यानी कि हैरियट अभी भी जिंदा हो सकती है और ये सच्चाई सिर्फ हमें एक ही औरत बता सकती है, वो है अनीटा। अब हमें लंदन चलना पड़ेगा। ये दोनों लंदन निकल जाते हैं। यहाँ आने के बाद मिकाइल जाता है अनीटा के पास और उससे कहता है कि मार्टिन की मौत हो गई, लेकिन इस बात को सुनने के बाद अनीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मिकाइल समझ जाता है दाल में कुछ काला है। अगले दिन वो पहुंचता है अनीटा के पास और उसे हैरियट कह
कह के बुलाता है। तब हमें समझ में आता है कि हैरियट कोई और नहीं बल्कि अनीटा ही है। वो कहती है कि अनीटा अपने शादी से पहले वाले पासपोर्ट की मदद से लंदन आई थी और मैं अनीटा के शादी के बाद वाले पासपोर्ट से, इसीलिए कभी किसी को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इन बातों को सुनने के बाद मिखाइल उसे तस्वीर दिखाता है जिसमें वो नंगी है बेसमेंट में। हैरियट कहती है कि हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। जब मैं 14 साल की थी तब से मेरे पिता रोज मेरा बलात्कार किया करते थे, हर रोज। एक दिन मैंने ये बात अपनी माँ को बताया, लेकिन मेरी माँ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन ऐसे ही मेरे पिता मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तब मैं भाग करके नदी के पास आ गई। वो जब मेरे पीछे आए तब मैंने उनके सर पे हमला किया और वो पानी में गिर के मर गए। मुझे लगा कि सारी चीजें ठीक हो गई। तभी मैंने देखा कि मार्टिन ने मुझे ये काम करते हुए देख लिया है, यानी मेरे भाई ने। फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और रोज मेरा बलात्कार करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद वो बोर्डिंग स्कूल चला गया। तब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन परेड के दिन जब मैंने उसे वापस आते हुए देखा, मैं डर गई। मैंने सारी बातें बताई अनीटा को। तब अनीटा ने मुझे छुपा दिया और कहा कि तब तक बाहर मत आना जब तक सारी चीजें शांत ना हो जाए। फिर सुबह अनीटा ने अपनी गाड़ी में मुझे बैठाया। पुलिस वालों ने उसके गाड़ी की तलाशी नहीं ली क्योंकि वो हमारे परिवार से थी और मैं लंदन आ गई। अनीटा की शादी के बारे में किसी को पता नहीं था, इसीलिए किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अनीटा की 20 साल पहले मौत हो गई। वो हमेशा ही अपने परिवार से दूर रही, इसीलिए किसी को हमारे बारे में पता नहीं लगा। अब मिखाइल वापस चला आता है हेनरिक के पास हैरियट को लेकर के। हैरियट को देखने के बाद हेनरिक खुश हो जाता है। वो उसे एक ही झटके में पहचान जाता है। तब मिखाइल सबूत मांगता है फ्रोड से। फ्रोड जैसे उसे सबूत देता है, मिखाइल गुस्सा हो जाता है। कहता है कि ये सबूत बहुत ही पुराने हैं, एक बार फिर से हैंक बच जाएगा, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तब लिस्बेथ आकर के कहती है कि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है क्योंकि मैंने उसके कंप्यूटर को हैक किया था। ये सारे सबूत ये लोग मैगजीन में छाप देते हैं। अब फिर से केस पर सुनवाई शुरू हो जाती है, मगर हैंक कहता है कि ये सारे के सारी चीजें बेबुनियाद है। मिखाइल को लगता है कि हैंक जेल जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तभी लिस्बेथ उससे कहती है कि मुझे $50,000 उधार चाहिए। मिखाइल उसे दे देता है। वो उन पैसों को लेकर के पहुंचती है ज़ूरिक और वहाँ के उस बैंक में जाती है जहाँ पर हैंक का सारा काला पैसा है। वो सारे पैसों को निकालने के लिए कहती है। लिस्बेथ ने उसके कंप्यूटर को हैक किया था, इसीलिए उसके पास कोड्स हैं। वो मैनेजर को कहती है कि सारे पैसे मुझे बॉन्ड्स में चाहिए। जब मैनेजर कहता है कि टाइम लगेगा, तब वो उसे 4% देने का ऑफर देती है। मैनेजर मान जाता है क्योंकि टोटल पैसे $3 बिलियन हैं। जैसे ही उसे सारे पैसों के बॉन्ड्स मिलते हैं, वो अपने दूसरे अकाउंट में पैसों को डाल करके वापस चली आती है ट्रेन से और $50,000 लेकर के पहुंचती है मिखाइल के पास वापस करने के लिए। लिस्बेथ मिखाइल से पूछती है कि क्रिसमस के दिन तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताऊंगा। लिस्बेथ यहाँ से निकल जाती है। मिखाइल देखता है कि मार दिया गया है हैंक को, यानी कि ये सारे पैसे उसके नहीं थे, कुछ पैसे रशियन माफिया के भी थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, उन लोगों ने हैंक को मार दिया। लिस्बेथ मिखाइल के लिए एक जैकेट खरीदती है क्रिसमस पे तोहफा देने के लिए, लेकिन जब वो जैकेट को लेकर के आती है तब उसे पता लगता है कि मिखाइल अपनी बेटी के साथ नहीं बल्कि एरिका के साथ है। तब लिस्बेथ को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं वो प्यार करने लगी थी मिखाइल से। फिर वो जैकेट को फेंकती है और वापस निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।